हरे कृष्णा। जीएसटी में जो लास्ट टर्न पे मैंने आपको बेसिक एक बताया था, उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो क्या क्या पढ़ लिया था एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, फिर चलें आगे। देखिए, है जी, यूटी जीएसटी पूछना था, वो तभी आगे टॉपिक आएगा बेटा, वो मैं बताऊंगा आपको पूरा। उसके अलावा कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लें क्या क्या देखा था। हम लोग ने देखा था जीएसटी आज तक का सबसे बड़ा चेंज है इनडायरेक्ट टैक्स में। इंडिपेंडेंट इंडिया में बात करें, इससे बड़ा चेंज नहीं है। दूसरा, कॉमन है, यूनिफाइड है, यानी सिंगल टैक्स है गुड्स पे सर्विसेज पे। मैं आपको कोचिंग क्लासेस दे रहा हूं, सर्विस लग रही है, यानी जीएसटी लगना है बेसिकली। मेरे जस्ट बगल में मान लो एक कैलकुलेटर की शॉप है, वो गुड्स बेच रहा है, उसके ऊपर भी क्या लगना है? जीएसटी। तो सिंगल टैक्स है, चाहे गुड्स दें चाहे सर्विसेज दें। तीसरा, हम लोगों ने देखा था कि डेस्टिनेशन बेस्ड है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्लियर जो टैक्सेस हुआ करते थे वो ओरिजिन बेस्ड हुआ करते थे, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल बिकता था तो सेंट्रल सेल टैक्स लगा करता था, और जो सेलिंग स्टेट होता था उसको मिलता था, ओरिजिन वाले स्टेट को मिलता था। बट उसमें कमी थी, आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था। तो ये क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तीसरा, मैंने आपको ये बात बताई कि भाई पूरे इंडिया में लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सब जगह लगता है पूरे इंडिया में, जे एंड के को मिला के। ठीक है। और डुअल टैक्सेशन मॉडल पे हम लोग वर्क करते हैं, जहां पे यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगाती है। देखिए, है क्या, जब हम गुड्स या सर्विसेज विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं, विद इन स्टेट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अभी आगे आएगा, सब कुछ लिखा हुआ, ठीक ना? सिर्फ सुन लो, मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए अभी के लिए। जब हम लोग विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं, सप्लाई, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भी मैंने आपको बताया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन स्टेट, मतलब जैसे यूपी से यूपी, यूपी से माल बिका यूपी, हरियाणा से हरियाणा, गोवा से गोवा, विद इन स्टेट, सेम स्टेट में माल बिका, या सेम यूटी में माल बिका, तो ये कहलाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो बिल में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। क्या लगता है बिल में? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये पेन खरीदा, पेन मान लेते हैं 100 रुपए का था, तो पेन की वैल्यू ऑफ सप्लाई बिल कुछ इस तरीके से होगा। एक आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं, बिल कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका टैक्स इनवॉइस बना दे रहा हूं, इसमें सेलर की डिटेल, बायर की डिटेल, वो सब तो होंगी होंगी, उसके अलावा जो वैल्यू का कंपोनेंट होगा वो ये होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मान लीजिए पेन है, पेन 100 का है, तो 100 रुपीज की वैल्यू। फिर उस पे ऐड होगा बेटा पेन पे जो जीएसटी का रेट है। मान लेता हूं कि 18% है, लेट कर लेता हूं ऐसे ही मन में, ठीक है ना? वैसे तो एक्चुअल में सब पे रेट अलग अलग होता है, वो एक्ट से देख करके पता चलता है कि किस पे क्या रेट है। मान लिया 18% है, तो अब होता क्या है, इसका आधा, 18 का आधा 9% सीजीएसटी लगता है और 9% एसजीएसटी लगता है। तो मतलब लगेगा बिल में ऐसे, सीजीएसटी एट द रेट 9%, यानी कितने रुपए? 9 रुपए। और लगेगा एट द रेट एंड ऐड करके एसजीएसटी एट द रेट कितने परसेंट? 9%, यानी 9 रुपए। तो टोटल जो बन जाएगी वैल्यू, वो कितनी बन जाएगी? 118 बन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से बिल बनाया जाता है, यानी जितना भी टैक्स है उसका हाफ सीजीएसटी, हाफ एसजीएसटी। और अगर यहीं पे विद इन यूटी माल बिक रहा होता, मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही माल बिक रहा है, तो बिल में लगता है सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। विद इन स्टेट माल बिकता है तो बिल में लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। विद इन यूटी बिकता है तो सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। देखो, ये जो सीजीएसटी है ना, ये सीजीएसटी कहीं भी अकेला नहीं जाता, इसको बड़ा डर लगता है। ये कहता है मेरे साथ चलो, या तो अपने साथ एसजीएसटी को लेके चलता है या यूटी जीएसटी को, यानी या तो सीजीएसटी एसजीएसटी बिल में लगा होगा या सीजीएसटी यूटी जीएसटी। तो सीजीएसटी यूटी जीएसटी कब लगा होगा? जब विद इन सेम यूटी माल बिका हो या सर्विस रेंडर हुई हो।
और सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा? जब विद इन सेम स्टेट गुड्स या सर्विसेज आपने सप्लाई करी। और विद इन सेम स्टेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो ये तो एक चीज हो गई। इसी का ही आगे बड़ा भाई, मान लीजिए मैंने जो गुड्स बेचे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचे, यानी आउटसाइड स्टेट सप्लाई करी, आउटसाइड स्टेट सप्लाई हुई। ऐसी सप्लाई कहलाती है इंटर स्टेट सप्लाई। क्या कहलाती है बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई। एक स्टेट से जब माल दूसरे स्टेट में बेचा, यूपी से माल हरियाणा बेचा, दिल्ली बेचा, या उधर से इधर आया, कुछ भी है, तो वो कहलाती है इंटर स्टेट सप्लाई। जैसे ये पेन हम यहां से बाहर भेज रहे हैं, स्टेट दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, तो भाई ये है इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता। मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था, एक आपको एनवलप लिया था मैंने और आपसे कहा था ये सीजीएसटी एक दिख रहा था, आपको दिख रहा था, एसजीएसटी दिख रहा था, फिर उसको एनवलप में डाल दिया था, तो क्या बन गया था? वो आईजीएसटी। तो जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो लगता है आईजीएसटी। ये सब आपको लिखा मिलेगा, लेकिन अभी इसलिए समझना जरूरी है कि आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। जैसे मैंने ये पेन बेचा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई 100, वीओएस लिख दिया शॉर्ट में, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। बिल में क्या लगाऊंगा? ऐड करूंगा, क्या करूंगा बेटा? आईजीएसटी। क्या ऐड करूंगा? आईजीएसटी। और मान लीजिए आईजीएसटी का रेट है 18%। पेन पे अगर सीजीएसटी एसजीएसटी 99 लग रहा है तो ये 18 लगेगा, सेम ही रेट रहता है। तो पेन पे लगा आईजीएसटी 18, टोटल हो गया 118। जरा था ना, पेन पे टैक्स कब ज्यादा लगा कब कम लगा? मतलब अगर विद इन स्टेट बिका तो टैक्स ज्यादा लगा और आउटसाइड स्टेट बिका तो कम लगा, कि वाइस वर्सा? सेम लगा। गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जीत थी ये। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम टैक्स रेट सेम रखेंगे, यूनिफॉर्म रखेंगे। अब यूनिफॉर्म रखने के लिए उन्होंने आईजीएसटी के रेट ही नहीं बताए। सुनिएगा, आईजीएसटी अपना रेट ही नहीं बताता। आईजीएसटी ये कहता है कि मेरा रेट उतना रहेगा कि अगर यही चीज विद इन स्टेट बिकती तो कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी रहता, दोनों को जोड़ के मेरा रेट निकाल लो। आईजीएसटी का रेट इज इक्वल टू सीजीएसटी रेट प्लस एसजीएसटी रेट। तो अगर सीजीएसटी 9 है, एसजीएसटी 9 है, तो आईजीएसटी अपने आप 18। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कहीं महंगा बिक रहा है या कहीं सस्ता बिक रहा है। दूसरी चीज, सारे स्टेट्स का रेट सेम है। रेट सेम का मतलब कि अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मान लो इस कैलकुलेटर पे 5% का रेट है, तो ऐसा नहीं होगा कि यूपी वाला 5% ले रहा है और हरियाणा इस कैलकुलेटर पे 12% ले रहा है। नहीं, जो वैट में पहले कमी थी वो कमी को दूर किया गया, वो ड्रॉबैक को दूर किया गया कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो होता क्या था, कोई चीज किसी स्टेट में सस्ती है दूसरे स्टेट में महंगी है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ टैक्स। जबकि ये टैक्स की वजह से कहीं सस्ता कहीं महंगा, इससे बड़ा अनहेल्दी कंपटीशन होगा। टैक्स की वजह से तो सेम ही रहना चाहिए। इसलिए जितने भी स्टेट एक्ट बने सब में रेट सेम लिखा गया। और बेसिकली सीजीएसटी जितना लगता है उतना ही एसजीएसटी लगता है, तो इन दोनों का रेट आमतौर पे हमेशा सेम रहता है। 9 है तो 99, दैट मींस 18% हो गया। 18 समझ में आ गया ना कैसे हो गया? अगर ऐसे 12% का रेट होता किसी पे तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। 5 होता तो 2.5% हो जाता। 28% होता तो 14% हो जाता। इतनी चीज आपके समझ में आ गई? ठीक है, अभी रुक जाइए, मेरी बात नहीं खत्म हुई, मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर अगर आपका डाउट बचे तो पूछेगा, बचेगा नहीं, ठीक है ना। आपके दिमाग में जो आ रहा है वो मेरे को दिमाग में है। तो भाई विद इन स्टेट बिक रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिक रहा है तो आईजीएसटी। अब बात ये आती है, विद इन स्टेट जब हम बेच रहे हैं तो हमने सीजीएसटी एसजीएसटी बिल में लगाया, फिर जमा हुआ। जमा होने में जो सीजीएसटी का कंपोनेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया उसके खाते में, और जो एसजीएसटी का था वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? पूरे इंडिया में जितने स्टेट है सबको दे दे? नहीं, विद इन स्टेट बिका तो जहां पे ट्रांजेक्शन हुआ, एक ही स्टेट की बात ही हो रही है, यूपी से माल यूपी बिका तो यूपी वाले को चला गया, ठीक है ना। डेस्टिनेशन बोल लो या विद इन स्टेट में तो एक ही स्टेट है।
बात आती है जब हमने एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में बेचा साहब, तो बिल में लगा आईजीएसटी। ये आईजीएसटी किसके पास जाएगा? आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड, आई फॉर इंटीग्रेटेड। सीजीएसटी में सी क्या था? सेंट्रल। और एसजीएसटी में एस, स्टेट। और यूटीजीएसटी में यूटी, यूनियन टेरिटरी। मैं यूटीजीएसटी नहीं लिख रहा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां एसजीएसटी है उसकी जगह बस हो जाता है यूटीजीएसटी। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में कुछ एक आता है कभी भी, ठीक है ना? तो भाई अगर हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल बेचा, आईजीएसटी लगा। आईजीएसटी तो लगा, लेकिन जाएगा किसके पास? किसकी जेब में जाएगा? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, ठीक है ना? आपको ऑप्शंस की आदत है तो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। पहला ऑप्शन, ये पूरा का पूरा आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। अल्टीमेटली इसकी मालिक आखिरी में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बचा रह जाएगा। दूसरा, ये पूरा का पूरा आईजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। तीसरा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और आधा स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। चौथा, कांड से। आजकल इस तरीके के ऑप्शन आने लगे, कांड से। बताइए। थर्ड, तो भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस आईजीएसटी में बेसिकली आधा पोर्शन सेंट्रल का होता है और आधा स्टेट का होता है। क्योंकि बना ही कैसे था, आपको बताया था आईजीएसटी कैसे बना था। उसके अंदर दोनों चीजें थी ना। तो जब वो लिफाफा खुलेगा आईजीएसटी वाला, तो उसके अंदर दो तरीके की मिठाई निकलेंगी। एक मिठाई में नाम लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक मिठाई में नाम होगा स्टेट गवर्नमेंट का ना। तो दोनों को मिलेगा। कौन से स्टेट को मिलेगा? जो डेस्टिनेशन वाला है, जहां पे जा रहा है। तरीका क्या होगा? ये जो आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगने के बाद जब जमा होता है तो पहले एक सेपरेट खाता जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, उसके पास चला जाता है। फिर वो अपने हिसाब से जिस स्टेट का बनता है उसको उतना पोर्शन एलोकेट कर देती है। सीजीएसटी एसजीएसटी में ऐसा नहीं होता। सीजीएसटी एसजीएसटी में पहले ही जब जमा होता है तो इतना अच्छा इन्होंने उसको बनाया हुआ है कि अपने आप वो पैसा जितना सेंट्रल का है वो सेंटर के पास पहुंच जाता है और जो स्टेट का है वो स्टेट के पास पहुंच जाता है। डुअल टैक्सेशन। कारण बताया था कि डुअल क्यों लगा, और ये बताया था डुअल अच्छा माना जाता है कि खराब माना जाता है? खराब माना जाता है। क्यों लगा हमारे इंडिया में डुअल? स्टेट्स मान नहीं रहे थे। स्टेट्स कह रहे थे हमारे हाथ कट जाएंगे, अगर हम मान गए तो हमारे हाथ कट जाएंगे, हम तुम्हारे सामने कटोरा लिए फिरे रहेंगे, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। और एक बार जिसके पास पैसा पहुंच गया देता नहीं है, क्योंकि जानते ही है ना, तो साहब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्टेट्स मान नहीं रहे थे तो ये लगाया गया। लेकिन बात आती है कि भाई आईजीएसटी में तो यही हो रहा है। एक स्टेट से जब माल दूसरे स्टेट बिक रहा है तो आईजीएसटी लग रहा है। आईजीएसटी लगने के बाद जो जमा होता है पहले सेंट्रल के पास जाता है, फिर रिस्पेक्टिव स्टेट को देते। आईजीएसटी लग रहा है, उसमें वो क्या रहा है, सेंट्रल के पास जाता है, फिर देते हैं हम। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मतलब हम नहीं, हमने तो दे दिया। 18 रुपए लगा तो हमने दे दिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है स्टेट को। तो इसमें कैसे मान गए? इसमें तो नहीं मान रहे थे, इधर वाले में आप समझ पा रहे, स्टेट्स नहीं मान रहे थे तो डुअल टैक्सेशन मॉडल लाना पड़ा। बट वहां क्यों नहीं किया? वहां डुअल टैक्सेशन बन नहीं पा रहा था, तरीका ही नहीं बन पा रहा था। हो क्या रहा था, अगर वहां डुअल टैक्सेशन बनाते तो लोग पागल हो जाते। होता क्या है जरा समझिए। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं यूपी में ऑपरेट करता हूं तो मैं यूपी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। पूरे इंडिया में सब जगह नहीं, यूपी में रजिस्टर्ड। स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराए तो स्टेट का भी हो गया और वो मान लिया था कि वही सेंट्रल का भी हो गया। अलग अलग नहीं कराना पड़ता, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर मैं यूपी में ऑपरेट करता हूं तो मैंने यूपी में रजिस्ट्रेशन अपना करा रखा है। बात समझ में आई आपको? यूपी का हो गया अपना। कोई हरियाणा में ऑपरेट करता है तो उसने हरियाणा में करा रखा है। कोई एक जगह से ज्यादा स्टेट में ऑपरेट करता है, मेरी एक ब्रांच यूपी में है, मैं आपको कानपुर में भी कोचिंग दे रहा हूं, मैंने एक सूरत में भी खोल रखी है, तो गुजरात में भी मैंने को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जितने स्टेट है उतनी जगह पे जहां जहां मेरा व्यापार मैं अपना कर रहा हूँ, ऑफिस खोला है, बिजनेस खोला है, फैक्ट्री खोली, जो भी है, तो वहां पे मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं भी मैंने ऐसा मान लेता हूं मैं ये कैलकुलेटर सप्लाई करता हूं और मेरा ऑफिस केवल यूपी में, ऑफिस फैक्ट्री कुछ भी बोल लो, जो भी शॉप वगैरह है वो यूपी में, तो मैंने कहा रजिस्टर करा रखा है बेटा? यूपी।
अब है क्या, मैं जब विद इन यूपी कैलकुलेटर बेचता हूं तो बिल में लगाता हूं सीजीएसटी एसजीएसटी, जमा कर देता हूं, पोर्टल एक है, कॉमन पोर्टल है, उस पर जाता हूं, जमा करता हूं, सीजीएसटी का कॉलम है, सीजीएसटी जितना है उतना जमा कर लिख देता हूं, एसजीएसटी जितना उतना लिख देता हूं, चालान बन जाता है, उसको जमा कर देता हूं, अपने आप वो बाइफरगेट हो जाता है, मेरे को नहीं करना पड़ता, इन्होंने अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो अपने आप बाइफरगेट, हम नहीं करते बाइफरगेट, हम तो जमा करते हैं वो अपने आप। मान लो हमने जमा करे, मान लो 18 रुपए, सीजीएसटी के 9 रुपए, एसजीएसटी के 9 रुपए, तो मेरे बैंक अकाउंट से 18 रुपए का चालान बन के कटेगा और वो 9 अपने आप चले जाएंगे। और ऐसे ही जब हम सेम चीज को आउटसाइड स्टेट बेचते हैं तो आईजीएसटी लगता है, उसी पोर्टल पे जमा करते हैं जब, तो सीजीएसटी का एक कॉलम है, एसजीएसटी का कॉलम है, आईजीएसटी का कॉलम है, आईजीएसटी में 18 रुपए जमा कर देंगे और आईजीएसटी चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एलोकेट कर देगी, आधा रख लेगी और आधा स्टेट को दे देगी, जो डेस्टिनेशन वाला स्टेट है। तो सवाल ये आया कि वो क्यों रख रही है, वो क्यों रख रही है, वो इसलिए रखना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, अगर ये बाउंस हो जाए आपके तो छोड़ देना, इसके बिना भी आपका जीवन पार हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकल समझाने पड़ा। हुआ क्या, अगर साहब ये ना रखते तो बड़ी दिक्कत आ जाती, दिक्कत ये आती अगर वो ये कहते स्टेट इस पे भी ना मानते तो आ ही ना पाता जीएसटी। क्यों, मान लो मैं यूपी में हूं, मैं हरियाणा में माल बेच रहा हूं, तो मैं हरियाणा की गवर्नमेंट में तो रजिस्टर्ड हूं नहीं, मैं तो यूपी में रजिस्टर्ड हूं ना, मैं कहां रजिस्टर्ड हूं, यूपी में। अगर पहले ही अलग अलग करना पड़ता तो इसका मतलब ये होता हरियाणा गवर्नमेंट कहती कि विक्की भैया जब आप जमा करिएगा, हम यूपी से हरियाणा बेच रहे हैं, हम जमा करेंगे गवर्नमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट कहती जब भैया जमा करिएगा विक्की भैया याद रखिएगा 9 रुपए सेंट्रल को दीजिएगा, 9 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट। हमने कहा हरियाणा गवर्नमेंट हम तुम्हारे रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम तो यूपी में रजिस्टर्ड है, तो करी कराओ रजिस्ट्रेशन। अगर ऐसा ना होता तो हम ये हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, फिर अगली बार हमने दिल्ली में बेचा, वो कहते रजिस्ट्रेशन कराओ, हम तो पागल हो जाते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं बनती साहब। इसलिए स्टेट को समझाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि नहीं ये तो करना पड़ेगा, बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे, इतना तो आपको भरोसा हमारे ऊपर करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है आईजीएसटी, जिसको फिर वो एलोकेट कर देते हैं अपने हिसाब से, हमसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हमने कहां बेचा कहां नहीं, वो पूरा रिटर्न जाता है जीएसटी का, तो उसमें हम सब बताते हैं क्या बेचा क्या नहीं बेचा, वो आपको सब बताऊंगा बाद में। इतनी बात आपके समझ में आ गई, पक्का। मैंने आपको क्या बताया कि दो तरीके की सप्लाई होती है, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, एक इंटर स्टेट सप्लाई होती है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब होता है आउटसाइड स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम बेच रहे हैं तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में बिल में लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, या फिर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी अगर विद इन यूटी बेच रहे हैं। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हैं, या एक यूटी से दूसरी यूटी, सुन लीजिए और सुन लीजिए, एक यूटी से दूसरी यूटी, या एक स्टेट से दूसरी यूटी, या एक यूटी से दूसरे स्टेट, तो ये सब क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है, और इसमें बिल में लगता है आईजीएसटी। और आईजीएसटी का आधा सेंट्रल और आधा वो एलोकेट करती है कौन सी स्टेट, डेस्टिनेशन वाली स्टेट, उसमें मेरी सिरदर्दी नहीं। ठीक, अब आप अपना डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है ना तो इससे थोड़ा सब्र किया करिए, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है। एक बार फिर समझा दीजिए जो अभी समझाया, अभी आगे आएगा बेटा, जीवन इसी में मेरा बीत रहा है। खैर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अब ध्यान से एक बात और समझ लो। मैंने आपको लास्ट टर्म पे बताया था कि हम लोग पहली कंट्री नहीं थे जहां जीएसटी लगा, हम लोग ने तो लगाया 2017 में, 1 जुलाई 2017 से आया। सबसे पहले कहां लग गया था, फ्रांस में, वो भी इन द ईयर 1954, तो हम लोग पीछे थे। बट एक ऐसी चीज थी जहां हम लोग आगे थे, कहां, टैक्स रेट में हमने 28% तक लगा डाला, जबकि किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं था। अर्जेंटीना था, वो भी 27% था, तो हम लोग किसी में तो आगे रहना चाहते थे। अच्छा, ये जो रेट होते हैं जीएसटी के, ये सब गुड्स पे सब सर्विसेज पे कॉमन रेट है अलग अलग, जाहिर सी बात है सब पे एक रेट नहीं लगा सकते, ठीक है, तो अलग अलग रेट है। अब है क्या, एक जो चीज आपको समझाने जा रहा हूं सुनिएगा, एक बना है बेटा सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017 मतलब फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। जब हम सीजीएसटी एक्ट 2017 देखते हैं तो वहां लिखा है कि मैक्सिमम सीजीएसटी का रेट हो सकता है अप टू 20%,
कितने परसेंट? 20%। मतलब एक्ट में लिखा है कि किसी भी गुड्स पे या सर्विस पे ज्यादा से ज्यादा रेट लगाया जा सकता है 20%। ज्यादा से ज्यादा, कम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहती है किस पे क्या, बट ज्यादा से ज्यादा इतना लगा सकते हैं। इससे ज्यादा कभी अगर गवर्नमेंट को लग रहा है, कभी लगेगा नहीं नॉर्मली, कभी अगर लगे उसको कि नहीं इससे भी ज्यादा लगाना है, तो पहले आपको क्या अमेंड करना पड़ेगा? एक्ट अमेंड करना पड़ेगा। तो एक्ट जो पावर देता है, सीजीएसटी एक्ट में लिखा है मैक्सिमम 20%। ऐसे ही जब हम एसजीएसटी एक्ट देखते हैं अलग अलग सारे, तो सारे एसजीएसटी एक्ट में कॉमन लिखा है एसजीएसटी एक्ट 2017। ये जब मैं एसजीएसटी एक्ट 2017 लिख रहा हूं, तो जैसे यूपी जीएसटी एक्ट 2017, हरियाणा जीएसटी एक्ट 2017, जितने स्टेट्स है ना, उसमें देखता हूं तो वहां पे भी लिखा है मैक्सिमम हो सकता है अप टू वही 20%, अप टू 20%, राइट। एक डाउट आया मेरा जब मैंने एक्ट में देखा ना ये, तो मेरा एक डाउट आया, मैंने कहा आज क्लास है, बच्चों से पूछ लेंगे, बच्चे ज्ञानी है। जब एक्ट में लिखा है ज्यादा ज्यादा 20% लगा सकते हैं, तो हम 28% कैसे लगा रहे हैं? हमने आपको बताया था कि भाई इंडिया हैज द हाईएस्ट टैक्स स्लैब इन द वर्ल्ड, दैट इज 28%, नेक्स्ट ओनली टू अर्जेंटीना व्हिच इज एट 27%। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि 28% का रेट लगा रहे हैं? मैन एक्ट आपको पावर दे रहा है केवल अप टू 20% तक के रेट की बात करें, तो 28 कैसे लग रहा है? हाँ, 28 का मतलब है कि इसमें 14% सीजीएसटी है और 14% एसजीएसटी है। मतलब एक तरीके से जब गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, तो उसके पास उसने लिखा 20% ज्यादा सीजीएसटी लगा सकते हैं, 20% ज्यादा एसजीएसटी। मतलब किसी प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा आज की तारीख में 40% लगा सकते हैं। समझ में आया 40 कैसे, है ना? तो 28 सब जस्टिफाइड है, मतलब एक्ट के हिसाब से है, ये पूछ रहा हूं, है। और ऐसे ही जब मैं यूटीजीएसटी एक्ट देखता हूं, तो यूटीजीएसटी एक्ट में आपको क्या लगता है क्या लिखा होगा? सर हमें क्या पता, हमने थोड़ी ना पढ़ा। तुक्का मारो बेटा, तुक्का मार मार के तो यहां तक पहुंचो जीवन में। उसमें भी लिखा है अप टू 20%। तो मतलब क्या 60% हो गया? नहीं, बिल में देखो, ये जो सीजीएसटी है, या तो ये एसजीएसटी के साथ फेरे लेगा या यूटीजीएसटी के साथ फेरे लेगा। दोनों के साथ फेरे नहीं लेगा, युद्ध हो जाएगा। एक ही रहता है सीजीएसटी के साथ, या तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। ठीक ऐसे ही जब मैं आईजीएसटी एक्ट देखता हूं, सर आप इतना क्यों देखते हैं? आईजीएसटी एक्ट 2017 में, वहां पे आपको क्या लगता है क्या लिखा होगा? मैक्सिमम एक्ट में क्या लिख के रखा होगा इन्होंने? बिल्कुल, क्या बात है, आप एक्ट बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, कह रहे हैं अप टू 40%। पढ़ाने वाले के आप तरीका देखिए, हम आपको एक्ट बनाना सिखा रहे हैं। 40% तक लगा सकते हैं। 40 क्यों लिख दिया? सब जगह 20 लिख रहे हैं, तो यहां 40 क्यों लिख दिया? इंटीग्रेटेड है तो 40 लगा नहीं रहे हैं, लगा 28। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, गवर्नमेंट माता की कृपा है कि वो 40 नहीं लगा रही। कितना लगा रही? केवल 28। उसको थोड़ी सी जो भी शर्म लगी होगी कि इससे ज्यादा नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन एक्ट में पावर है। बात आपको समझ में आ गई? अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है, तो बच्चे गलती करते हैं, और गलती इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एग्जाम में आपसे अगर ये पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017, तो आंसर होगा 20%। बच्चे लगाए जाते 28 सिखाया था सर आपने, 28 नहीं सिखाया, क्या सिखाया? 20%। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईजीएसटी एक्ट? 40%। एसजीएसटी एक्ट 20%। यूटीजीएसटी एक्ट 20%। बात समझ में आ गई? और ये पूछे कि भाई एप्लीकेबल टोटल मैक्सिमम कितना लगा रहे हैं, तो 28। तो थोड़ा सा ये एक अंतर रहता है ना? अब बताइए, किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है अगर आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। है किसी कुछ पूछने का? हाँ हाँ हाँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी का कंपोनेंट हमेशा बराबर रहता है, दोनों बराबर बराबर चलते हैं। मतलब अगर 18 है तो 9 9, 28 है तो 14 14। तो बेसिकली एक रेट प्रिस्क्राइब्ड हो गया, उसका आधा आधा कर लेंगे। कोई एक्सेप्शन नहीं, नहीं नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं कोई।
बिल्कुल, आईजीएसटी में भी जब एलोकेट करती है गवर्नमेंट तो हाफ हाफ होता है, हाफ उसका हाफ उसका, ठीक है ना, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि सेंट्रल जैसे ज्यादा रख ले स्टेट को कम दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट? 40% तक लगा सकती है, लगाएगी नहीं, ठीक है। हाँ, और चलें आगे। अभी तक आटा गेहूं अनब्रांडेड इन सब चीजों पे नहीं लगता था, अब उस पर भी लगने लगा है, तो खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। चलते हैं आगे। तो भाई साहब, अब मैं सब बताऊंगा आपके क्या क्या करिकुलम में, आप टेंशन ना लीजिए, मेरे पर छोड़ दीजिए, जितना बताओ उतना पढ़ लो। तो भैया देखो, हम लोगों ने डुअल टैक्सेशन सीख लिया था, उसके बाद सीखा था इट हैज बीन डिजाइन टू बी फुली ऑटोमेटेड एंड ऑनलाइन। भैया देखो, हर चीज ना आज के जमाने में ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन हो गई कि नहीं? जब मैं आपकी उम्र का था, अभी 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा, जब मैं आपकी उम्र का था तो सब इतना ऑनलाइन का चलन नहीं था। हम लोग को जैसे बिजली का बिल भी पे करना होता था तो लाइन लगाते थे, घर में वो बीएसएनएल वाला लैंडलाइन वाला फोन होता था, तो लाइन लगाते थे, 2-4 घंटे उसमें लगते थे। तो वहाँ एक मैडम बैठी होती थी, वो पहले वो ताश खेल रही होती थी, कहती अभी बहुत बिजी हैं, फिर लंच हो जाता था। तो अब क्या है, अब ऑनलाइन जमाना है, और ना इतनी सारी ऐप आ गई हैं, आप फटाफट घर पे बैठे बैठे बिस्तर में लेटे लेटे जमा कर सकते हैं कुछ भी। तो पैसा होना चाहिए, है ना, जमा करने के लिए, वो तो आज भी चाहिए, वो पहले भी चाहिए था। तो जब सब कुछ ऑनलाइन है तो जीएसटी क्यों पीछे रहे, जीएसटी में भी सारी चीजें ऑनलाइन है। तो इट इज फुली डिजाइन टू बी फुली ऑटोमेटेड एंड ऑनलाइन। और फुली ऑटोमेटेड का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि आप कोई सामान खरीदेंगे, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कोई सामान खरीदेगा, तो जो व्यापारी बेच रहा है, बेचने के बाद जब वो अपना जीएसटी जमा करने के बाद रिटर्न भरेगा, डिटेल बताएगा, तो उसमें बताएगा कि हमने बेचा, मेरा जीएसटी नंबर ये, हमने किसको बेचा उसका जीएसटी नंबर क्या है, तो सारी चीजें वो बताएगा। फिर उसके बाद आपने कहा था कि सर अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के लिए एक बड़ा तगड़ी वेबसाइट चाहिए, बड़ा तगड़ा पोर्टल चाहिए, जो बैठ ना जाए, जो दिक्कत ना आए। देखिए, जब आया जीएसटी तो इनकी वेबसाइट क्रैश हो गई। अक्सर आपके एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है, रिजल्ट आता है और वेबसाइट नहीं चल रही, बच्चा परेशान है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, क्या हुआ, लुढ़क गए कि निकल गए, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप समझिए आपकी वेबसाइट में इतना लोड आ जाता है, वो क्रैश हो जाती है, तो जीएसटी में तो ज्यादा लोड होगा कि कम लोड होगा? ज्यादा लोड होगा। कितने व्यापारी ऑल ओवर इंडिया, तो उनको इतना अंदाजा उस समय हुआ नहीं था, तो वो बैठ गई। लेकिन अब धीमे धीमे करके चीजें में थोड़ा सुधार आ गया है। तो ये कह रहे हैं जॉइंट पोर्टल है जीएसटी नेटवर्क, जो इंश्योर करता है कि जीएसटी सिस्टम सही से चलता रहे। तो फिर आपने कहा था जीएसटी काउंसिल बनी हुई है। अच्छा, जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अपने जो है वो चेयरमैन रहते हैं, बाकी सबके मेंबर रहते हैं, और इनकी मिली भगत से ये रिकमेंड करते हैं कोई भी चेंजेस होने हैं तो उसकी रिकमेंडेशन से कोई अमेंडमेंट्स या कोई पॉलिसी मैटर में चेंज होना है। पॉलिसी मैटर मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट ने अभी किसी चीज में जीएसटी का रिटर्न डिटेल मांगती है मंथली, गवर्नमेंट को लग रहा है यार मंथली बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों के ऊपर बर्डन हो रहा है, क्वार्टरली कर देते हैं इसको, हाफ ईयरली कर देते हैं, तो ऐसे करके चेंजेस कर सकती है। जिसमें मैंने आपसे कहा था ये याद कर लेना कि आर्टिकल 279 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये है। फिर बेसिक समरी पहुंचे थे, फ्रांस पहली कंट्री है 1954 में जिसने जीएसटी लगाया था। दूसरा आपने कहा था हाईएस्ट टैक्स स्लैब है हमारा वर्ल्ड में 28%। तीसरा 160 कंट्रीज हैं आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली जो जीएसटी सिस्टम को फॉलो करती हैं। फिर आप पहुंचे थे कि इंडिया में आमतौर पे वैसे बोले तो 4 रेट टैक्स स्ट्रक्चर है, 5%, 12%, 18.28, जिसमें सेस लगता है सिन गुड्स एंड लग्जरी आइटम में, और सेस का पूरा नाम वही जीएसटी कंपनसेशन सेस है। और क्यों लग रहा था ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्टेट्स को एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कलेक्शन जीएसटी आने की वजह से कम हो जाए, और ऐसे डर को भगाने के लिए सेंट्रल ने बीड़ा उठाया कि हम तुम्हारी भरपाई करेंगे। और बीड़ा उठाने के बाद उन्होंने कहा हमारी भरपाई कौन करेगा, तो हम किससे पैसा लेंगे, तो हम लोगों से पैसा लेंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस के नाम का। फिर जिस स्टेट का रेवेन्यू लॉस हुआ बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, हम उसकी भरपाई करेंगे 5 सालों तक, वो सब आपको बाद में भी बताऊंगा। तो ये सब पे नहीं लगता, केवल सिन गुड्स लग्जरी आइटम्स पे, पान मसाला वगैरह पे लगता है, जो कि आप कह रहे थे कि आज खा के नहीं आए। और फिर गोल्ड की बात करें तो 3% गोल्ड वगैरह पे रेट है। गोल्ड वगैरह एक आपको सलाह जरूर दे देता हूँ, अक्सर लोग गोल्ड वगैरह खरीदते हैं और बिल नहीं देते, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ बिल ले लेना, आगे आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने वाली है। गवर्नमेंट अब ना घर तक आने वाली है,
जो जो है सब दिखाओ, इसका बिल दिखाओ। तो बिल जरूर लीजिए सारी चीजों का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे कि जीएसटी जो है वो 5 लेगिस्लेशन में कवर्ड है। कि एक तो बना है सीजीएसटी एक्ट, और जितने स्टेट्स हैं उतने बने हैं एसजीएसटी एक्ट, तो उसको लेगिस्लेशन के रूप में एक काउंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और एक है आईजीएसटी एक्ट, एक है यूटीजीएसटी एक्ट, और आपका एक है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। टोटल कितने हो गए बेटा अगर गिनो तो? देखो उंगलियों में गिन लो, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है 2 हो गए, आईजीएसटी है 3, यूटीजीएसटी 4, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 5। जिसमें से ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है यानी आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस एंड सेंट्रल जीएसटी, ये सब कौन चार्ज कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि रख लेगी, जैसे आईजीएसटी है तो चार्ज तो ये कर रही है, फिर आगे एलोकेट करती है। कंपनसेशन सेस चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, फिर उससे भरपाई करती है। हाँ, सेंट्रल जीएसटी उसी का ही है, तो अपने डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा नहीं करती, देश के डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करती। ठीक है, आगे चलें। सारी टैक्सेशन की पॉलिसी जीएसटी से रिलेटेड और उसका इंप्लीमेंटेशन किसकी रिकमेंडेशन पे होता है? जीएसटी काउंसिल। तो ऑल टैक्सेशन पॉलिसीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। यहां तक बात समझ गए? अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में जो होता है वो सप्लाई होती है। सर ये टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? जरा समझिए, मैं समझाता हूं आपको, एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। टैक्सेबल इवेंट उस इवेंट को कहते हैं जहां पे टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आ गई, टैक्स लेवी हो गया। हिंदी में समझाऊं तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब, मान लीजिए जैसे जब आप स्कूल में थे, है ना, स्कूल में अब लड़कियों की तो हाथ पैर वाली लड़ाई नहीं होती थी, वो मुंह से जबानी लड़ाई कर लेते थे। मान लो लड़के हैं, है ना, अब 2 लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई, एक लड़के ने दूसरे लड़के को दिया घूसा। जब तक घूसा दिया तब तक आ गए टीचर, अब दूसरे घूसे देने का समय आया था, तब तक टीचर आ गए, दोनों बैठ गए। दूसरा वाला बोल रहा है तुमको कहाँ मिलूं? बाहर मिलना, तुमको देखते हैं। उसने कहा ठीक है। और वो जो दूसरा लड़का है तनतनाया तो बैठा था, घूसा खा के बैठा हुआ है, बेइज्जती अलग हो गई, लड़कियां भी देख रही थी। उसने अपने गुंडे बुला लिया, उसने फोन वोन करके इमली के पेड़ के पीछे उसने कहा खड़े रहना, और जब ये आएगा, जब ये बंदा बाहर निकलेगा स्कूल से, तब हम लोग इसका क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे। तब हम लोग इसको कलेक्ट करेंगे और फिर देंगे, उसको अच्छे से प्रसाद देंगे। अब जरा समझिए, जो लड़का पिटने वाला है उसने ऐसा क्या किया कि वो पिटने वाला? उसने घूसा मारा था। जब घूसा मारा था यानी टैक्सेबल इवेंट अट्रैक्ट कर दिया था, एक इवेंट अट्रैक्ट किया था जिससे उसका कलेक्शन होगा। कुछ तो किया था तुमने जिससे तुम्हारा कलेक्शन होगा। सेम आ जाओ टैक्स में, अब इनकम टैक्स की पहले बात करते, बाद में जीएसटी में आएंगे। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक इंसान के ऊपर कब लगेगा? जब वो क्या करेगा? इनकम कमाएगा। अगर मान लीजिए एक इंसान घर पे बैठ गया, हम नहीं कुछ कमाएंगे, तो इनकम टैक्स लगेगा? मत कमाओ, नहीं लगेगा ना। तो इनकम कमाओगे तो इनकम टैक्स लगेगा। जैसे पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबके टैक्सेबल इवेंट अलग अलग होते थे। मतलब जैसे हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, मतलब एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट होता था मैन्युफैक्चरिंग, उसमें लिखा था मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा इवेंट था जहां पे एक्साइज ड्यूटी अट्रैक्ट हो जाती थी कि लग गई, टैक्सेबल इवेंट अट्रैक्ट हो गई। अब जब माल बेचोगे, जब आगे जाएगा तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सर्विस टैक्स लगता था, उस पर लिखा था प्रोविजन ऑफ सर्विस। वैट लगता था, उसमें लिखी थी सेल। जितने इनडायरेक्ट टैक्सेशन थे उनके सबके टैक्सेबल इवेंट अलग अलग थे, और टैक्सेबल इवेंट की डेफिनेशंस अलग अलग थी। सर मतलब अब जैसे आप कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी का मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, अब आपको लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग तो बड़ा आसान है, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तो सुना है।
आज तक के भविष्य में, मतलब आज तक की हिस्ट्री में, आज तक इतना कभी डिस्प्यूट जिस पे हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड को लेके जितने केसेस हुए मार्केट के अंदर, जितने कोर्ट केसेस हुए, वो कभी हुए ही नहीं। बहुत केसेस हुए, एक्साइज के अंदर बड़े डाउट हुए, लोग कहते थे हमने ये किया तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना है। मान लीजिए आपने दूध में इलायची पाउडर मिला के फ्लेवर्ड मिल्क बना दिया, डिपार्टमेंट कहता था मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कुछ नया बना दिया। उसने कहा क्या नया बना दिया, दूध तो दूध ही है, वो कह रहा एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बहुत डिस्प्यूटेड मैटर हुआ करते थे। लॉ ने इन सबको खत्म किया और एक टैक्सेबल इवेंट ले आया जीएसटी में। जब जीएसटी है तो टैक्सेबल इवेंट कितने होने चाहिए? एक। एक्साइज तो सब चला गया, एक टैक्सेबल इवेंट जिसका नाम उसने सेल नहीं रखा, सप्लाई रखा। बड़ा समझदार था लॉ मेकर। घाट घाट का पानी पी चुका था। घाट घाट का पानी पीने का मतलब है वो जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें देख चुका था कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, चली आ रही हैं दिक्कतें, प्रॉब्लम आ रही है, लोग क्या क्या करते हैं। उसने कहा साहब टैक्सेबल इवेंट रहेगा सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई क्या होता है? मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं कि बेचना क्या क्या होता है, नहीं, मैं आपको कुछ अभी समझा भी ना रहा हूं। लॉ मेकर सप्लाई का मतलब बताता है। 2 से 3 टन लगेंगे मेरे को आपको सप्लाई बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि ये टैक्सेबल इवेंट है। अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई का ही टैक्सेबल इवेंट अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो जीएसटी की बात नहीं आएगी। घर में मम्मी ने आपसे कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो, आपने पानी पिला दिया, क्या वो पानी पिलाना सप्लाई है? अगर वो पानी पिलाना सप्लाई है तो जीएसटी की हो सकता है बात आए, नहीं तो बात नहीं आएगी। अच्छा, और कोई चीज सप्लाई है, सप्लाई है तो भी जरूरी नहीं होता कि जीएसटी लग जाए। सर मतलब मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं और वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, बेचता हूं सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, बट गवर्नमेंट को उस पर जीएसटी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं यार ये बेसिक नेसेसिटी का सामान है, हम इसको ना जीएसटी नहीं चाहते, तो गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट कर देती है, तो सप्लाई तो बन गया बट जीएसटी नहीं लगता। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सप्लाई अगर नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, और सप्लाई है तो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो भाई जीएसटी में आपसे कोई टैक्सेबल इवेंट पूछ ले तो आपको केवल एक वर्ड बोलना है जिसका नाम है सप्लाई। सप्लाई एक ब्रॉडर वर्ड है। सप्लाई के अंदर सेल, बार्टर, एक्सचेंज, जाने जो जो सोच सकते हो सब आता है। तो उसने सप्लाई वर्ड यूज किया और फिर सप्लाई को डिफाइन कर दिया कि सप्लाई में ये बहुत कुछ डिफाइन कर डाला। तो सप्लाई एक बड़ा वर्ड है। टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या है? सप्लाई। अच्छा, इसके बाद मैं आपको और छोटी मोटी बातें पढ़ाना चाह रहा था कि भाई हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। क्या लिखा है? आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई, रेटिफाई मतलब यानी अप्रूव्ड जीएसटी बिल। उसने कहा हाँ 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 हम मान रहे हैं, हम करेंगे, अप्रूव करेंगे। बट तेलंगाना आगे भाग गया। तेलंगाना ने कहा तुमने अभी अप्रूव किया, हम पहले पास कर देते, साइन हम कर देते हैं। बट तेलंगाना वाज द फर्स्ट स्टेट टू पास स्टेट जीएसटी बिल। तो अब तो सभी ने कर लिया है कि नहीं? सभी ने कर लिया है कि नहीं? तभी तो जीएसटी लग रहा है। बट ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहला स्टेट जो रेटिफाई जिसने किया था वो कौन सा था, तो आप कहिएगा आसाम था। और आपसे अगर पूछे कि पास कहां पे हुआ था पहले इंडिया में, कौन से स्टेट में, तो तेलंगाना। ठीक है। उसके अलावा जीएसटी काउंसिल, आपको पता था ना जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद इट्स हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर कहां है इसका? दिल्ली में है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर्स हैं जीएसटी काउंसिल के। जितने स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स हैं, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है। किसकी सहमति से काम होता है? दोनों की, है ना, वोटिंग होती है, उसके हिसाब से काम होता है। सर जीएसटी कब आया? जीएसटी डे कब है? 1 जुलाई विल बी ऑब्जर्व्ड एज जीएसटी डे, दैट इज 1 जुलाई 2000। इस दिन डॉक्टर्स डे भी होता है, सीए डे भी होता है 1 जुलाई को। 2017 नहीं, लेकिन 1 जुलाई, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड लिमिट, ये क्या पॉइंट है साहब? ये समझाता हूं आपको। अभी तक जो ऊपर है वो समझ में आ गया ना? अच्छा सुनिए, मान लीजिए एक बगल में नीचे एक शॉप है, छोटी सी परचून की शॉप है उनकी। वो आटा, दाल, चावल और बिस्किट्स और ये सारी चीजें बेचते हैं, टॉफी और बहुत सारे सामान बेचते हैं, हेयर ऑयल और शैम्पू, जाने क्या क्या बेचते हैं।
जब बेच रहे हैं तो सप्लाई तो कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो सप्लाई तो कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है क्या उनको अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? जो दुकानदार है, दुकानदार बेच रहा है, क्या उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? और जब माल बेचे तो उस पर जीएसटी लगाए, जीएसटी जमा करे, जीएसटी का रिटर्न फाइल करे, क्या करे क्या ना करे? जब भी लॉ कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी बनाता है, किसी भी तरीके का टैक्स, तो उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट डाल दी जाती है कि जो छोटे व्यापारी हैं वो अपने आप बाहर हो जाएं उससे, उनको हम परेशान ना करें। मतलब अगर ये लिमिट ना डाली जाए तो मान लो एक छोटी सी दुकान है, मंजन शैम्पू बेचता है, दिन भर में 100-200 रुपए की सेल करता है, साल में 10-20 लाख रुपए की सेल कर लेता है मान लो, उसको भी अगर हम जीएसटी के दायरे में ले आएंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, व्यापार चल नहीं पाएगा। तो लॉ मेकर ने जीएसटी में भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट डाल रखी है रजिस्ट्रेशन की। कुछ चीजों में 40 लाख है, कुछ में 20 लाख है, कुछ में 10 लाख है। 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, कहां पे क्या है ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा, यही आपको पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। जब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पढ़ाऊंगा। तो इससे ये समझ में आया कि भाई हो सकता है कि हम सप्लाई कर रहे हो बट हमारी टर्नओवर जो है, टर्नओवर क्या, सेल, हमारा टर्नओवर हो सकता है उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर ही ना हो, तो हमें जीएसटी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत ही ना हो, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा हमारे ऊपर। क्या? हाँ, नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी की बात नहीं आ रही, लेकिन अगर सप्लाई है तो भी हो सकता है जीएसटी लगे या ना लगे। तो लिखा है भाई कि थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब कि इतने से ऊपर होता है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह की एप्लीकेबिलिटी आती है। थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर जीएसटी कहीं पे 20 लाख है, कहीं कहीं पे 40 लाख है, कहीं पे 20 लाख है। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स उनके लिए 10 लाख वगैरह भी। और आगे देखो मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है कि मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये तो बड़ा जरूरी है, डिस्कस करना पड़ेगा और बारीकी से डिस्कस करेंगे कहां पे क्या है और क्यों रखी गई। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, सब कुछ फुली ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है, और ऑनलाइन को संभालने के लिए क्या बनाना पड़ा? जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क बनाना पड़ा। देखिए जीएसटीएन गवर्नमेंट ने जो बनाया उसको ना कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट कराया, मतलब एज अ कंपनी फॉर्म में उसको बनाया गया, क्योंकि बनाना था, पैसे चाहिए थे, पोर्टल बनेगा, खर्चा आएगा, तो उसको कंपनी फॉर्म में बनाया गया और उसके शेयर्स दिए गए, आम पब्लिक को नहीं दिए गए। किसके पास कितने शेयर हैं? जीएसटीएन के। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि इनसे पैसा लिया गया तो इनको शेयर दिए गए। देयर इज ए एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉल्ड जीएसटीएन, दैट इज जीएसटी नेटवर्क, जो क्या करता है, विच कैटर्स द नीड ऑफ जीएसटी। हाँ, ये ऊपर तो देखा था। जीएसटीएन, ये देखो ध्यान से देखो, नई चीज, जीएसटीएन कम्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विथ, जिसमें है क्या, कंबाइंड स्टेक सेंट्रल और स्टेट का मिला के दोनों के पास कितना है? 49%। रेस्ट 100% होता है टोटल, 49% इन दोनों के पास है, तो कितना बचा? 51। बचा हुआ 51% किसके किसके पास है? रेस्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एलआईसी फाइनेंस विद 11%, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन विद 10% ईच। कितने लोग हो गए 10% वाले? एक एलआईसी फाइनेंस, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा एचडीएफसी, चौथा एचडीएफसी बैंक, ये एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। जोड़ो कितना हुआ? एलआईसी में, सॉरी एलआईसी में 11, तो एलआईसी को हटा दो, तो 1 2 3 4, चार के पास 10-10 तो 40%, एलआईसी के पास 11 तो 50%, 51% इनके पास है, 49% इनके पास है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके अलावा ये क्या है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन ई-वे बिल, that is electronic way bill, which is being implemented all over the country. This totally eliminates the check post system, breaking the entry barriers and reducing bottlenecks in transportation.
एक है, थोड़ा सा आपको अभी समझा देता हूँ ई वे बिल के बारे में। है क्या, जीएसटी में गवर्नमेंट क्या कहती है जरा समझिए। जीएसटी में गवर्नमेंट कहती है कि साहब हमें ना सारी जानकारी चाहिए, हमें तुम्हारे हर एक कदम की जानकारी चाहिए। अब जीएसटी में गवर्नमेंट ने किया क्या है, जब आप गुड्स बेचते हैं, मान लो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ट्रांसपोर्ट से, माल ट्रक वगैरह से माल जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे मत निकालना। हमने कहा बिल काटेंगे, टैक्स इनवॉइस वगैरह, कह रहा वो तो करना, उसके अलावा क्या करना, जीएसटी पोर्टल पे जाना, ई वे बिल पोर्टल पे, और वहां ई वे बिल जनरेट करना। ये क्या होता है, एक नया टैक्स लगा रहे हो? नहीं, टैक्स नहीं लगा रहे, टैक्स तो जो जीएसटी लगता है वही, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। हमने कहा कि इंफॉर्मेशन चाहिए, कह रहा हमको पहले बता देना क्या बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो, उस पर जीएसटी कितना है, कौन से ट्रक से जाएगा, उसका ट्रक नंबर क्या है, कब जाएगा, कब पहुंचेगा। हमने कहा इतनी इंफॉर्मेशन काहे के लिए चाहिए आपको, कह रहे इतनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कर चोरी रोकने के लिए, टैक्स की चोरी रोकने के लिए। टैक्स की चोरी कैसे रुकेगी, कह रहे टैक्स की चोरी ऐसे रुकेगी, लोग पहले से बताएंगे, जब पहले से बताएंगे तो छेड़छाड़ बाद में नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ई वे बिल के बिना माल निकाल दिया जहां पे जरूरत थी, भी आपको बाद में बताऊंगा कहां जरूरत है कहां है, ई वे बिल के बिना माल बेच दिया, पकड़ लिया गया, पूरा गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, उसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज अलग है। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त हो जाएंगे। वैसे टैक्स में हम लोगों के, अगर थोड़ा सा आपको डेप्थ में बता दूं, हम लोग के 3 वर्ड होते हैं इससे रिलेटेड, एक डिटेन होता है, एक सीजर होता है, एक कॉन्फिस्केशन होता है। आपके इसमें करिकुलम में नहीं है, प्रोफेशनल वगैरह में जब जाएंगे तो होता है, लेकिन समझा देता हूं। डिटेन में क्या होता है, डिटेन का मतलब होता है कि गुड्स रोके गए, अभी ओनरशिप भी एसएससी की है, पोजेशन भी एसएससी के पास है। फिर उसका बड़ा भाई होता है सीजर। सीजर में क्या होता है, पोजेशन गुड्स की गवर्नमेंट के पास आ जाती है, बट ओनरशिप एसएससी की रहती है, पोजेशन उनकी पोजेशन में आ गया। इसका और बड़ा भाई होता है कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन में पोजेशन भी उनकी, ओनरशिप भी हमारी। तो इन्होंने ई वे बिल का सिस्टम लेकर के आए। तो ई वे बिल लेकर आने से होगा क्या, अब ना गवर्नमेंट को पहले से पता रहेगा, या चेक पोस्ट जो होती है, नाकाबंदी समझते हैं चेक पोस्ट, वहां पे ऑलरेडी जो टीम है उसको पहले से पता रहेगा कि जो ट्रक गुजर रहा है इसमें है क्या, ट्रक का नंबर वगैरह से पता रहेगा, उसका सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई ना, पोर्टल पे अपलोड हुआ, उसका सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, क्या है, कब गुजरने वाला है, कितना है, क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है, ड्राइवर का नंबर क्या है, बहुत सारी डिटेल पहुंच गई उसके पास। तो लिखा है इससे होगा क्या, ई वे बिल से जो चेक पोस्ट सिस्टम पे एंट्री बैरियर्स हैं, जो जाम लगा करता था, हाईवे पे रोक के चेकिंग हो रही, पीछे तक जाम लगा हुआ है, जो बॉटलनेक्स हिंड्रेंसेस थी ट्रांसपोर्टेशन में, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई, पक्का। अगला पॉइंट क्या है, जीएसटी काउंसिल हैज आल्सो रिव्यूड रेट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी काउंसिल जो है उसने एक बार जो रेट बना दिए, बस बना दिए, खत्म हो गया, कि चेक करती रहेगी, रिव्यू करती रहेगी कि किसी को बढ़ाने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है। तो वो तो आपका ऊपर भी बताया था, यहाँ पे भी लिखा है, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड रिडक्शन ऑफ रेट्स ऑन केसेस ऑफ मेरिट। हमने आपको लास्ट टाइम पे ये बताया था कि गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि आने वाले समय में हम धीमे धीमे जीएसटी के रेट कम कर देंगे। देखिए, अगर किसी भी आपको लॉ को, टैक्सेशन लॉ को चलाना है स्मूथली, आप चाहते हैं कि चोरी कम से कम हो, जीएसटी आने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, चोरी कम हुई, लेकिन अभी भी है। अगर आप चोरी कम से कम करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा तरीका यह है कि आपको टैक्स के रेट्स कम करने पड़ेंगे। लोगों के ऊपर ये होना चाहिए कि ठीक है यार, इतना मांग रही, दे देते, ईमानदारी से ही काम कर लेते हैं। तो उससे जब आप टैक्स के रेट्स कम करते हैं तो आपका टैक्स बेस बढ़ जाता है। मतलब टैक्स बेस बढ़ने का मतलब है कि आज देने वाले मान लो 100 रुपए, 100 लोग हैं, आप ज्यादा मांग रहे हैं उनसे, तो बाकी लोग कहीं ना कहीं कन्नी काट करके, चोरी करके, गलत तरीके से किनारे हटते हैं। लेकिन आप टैक्स का रेट कम करेंगे तो वो 100 का बेस बढ़ के 1000 में पहुंच जाएगा, देने वाले 1000 हो जाएंगे, कम भी देंगे लेकिन अल्टीमेट कलेक्शन आपका ज्यादा हो जाएगा। तो धीमे धीमे करके गवर्नमेंट का कहना है कि हम कम करेंगे, देखते हैं कैसे क्या करना है। होमवर्क क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा होमवर्क, पढ़ के आना, जो आप पढ़ के आते नहीं है पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है, नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू।